हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने एमएससी चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड टुडेज टॉपिक इज herpes सिम्प्लेक्स। herpes सिम्प्लेक्स एक स्किन डिजीज है जिसमें ब्लिस्टर्स जैसे बन जाते हैं स्किन में, जो फफोले के रूप में होते हैं। जैसे फीवर ब्लिस्टर्स होते हैं ना, फफोले जैसे बन जाते हैं, उसी प्रकार के इसमें भी इरप्शंस हो जाते हैं। फुंसियाँ जैसी बड़ी बड़ी सी होती हैं। इसके अंदर पानी भरा हुआ या कोई फ्लूइड टाइप का उसमें भरा हुआ दिखाई देता है। ये ब्लिस्टर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। ये जो है इसमें ये सेंसिटिव होते हैं। अगर इसमें हम टच करें तो टच करने से इसमें पेन ज़्यादा होता है। herpes सिम्प्लेक्स वायरस जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है ह्यूमन herpes सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, जो कि जिसे हम ओरल herpes के नाम से भी जानते हैं। यह क्योंकि हमारे मुंह के आसपास में होता है, जैसे यहाँ पे ब्लिस्टर्स दिखाई देंगे या इधर पे फ्रेनुलम जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे यह ज़्यादातर दिखाई देता है। किसी किसी के यहाँ नोज़ की टिप में भी यह दिखाई देता है और किसी किसी के यहाँ गालों में भी इसका संक्रमण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से टाइप 1 को हम ओरल herpes भी बोलते हैं, क्योंकि यह मुंह में या मुंह के आसपास में यह दिखाई देता है। जो टाइप 1 का जो herpes होता है, herpes सिम्प्लेक्स जो होता है, यह सलाइवा के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। यदि सलाइवा किसी इन्फेक्टेड पर्सन, जिस मतलब कोई व्यक्ति जिसे herpes सिम्प्लेक्स की दिक्कत है, टाइप 1 HSV की दिक्कत हुई है, और उसका सलाइवा यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्किन के कांटेक्ट में आता है, तो यह वहाँ से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को फैल सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई इन्फेक्टेड मदर है, वह अपने बच्चे को किस करती है, उसका चुम्बन लेती है, तो वह अपने सलाइवा के थ्रू अपने बच्चे को भी यह वायरस का इन्फेक्शन दे सकती है। जनरली जो ये herpes सिम्प्लेक्स होता है, यह इसका जो वायरस होता है, यह हमारी बॉडी की जो नर्व्स होती हैं, जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो तंत्रिकाएँ होती हैं, उसमें यह रहता है और वहाँ से यह न्यूरॉन्स में चला जाता है। न्यूरॉन्स में ही इसकी ये पूरा लाइफ टाइम वहीं पर रहता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति herpes सिम्प्लेक्स वायरस से संक्रमित हो जाए, तो फिर उसमें herpes सिम्प्लेक्स की रिकरेंसी टाइम टू टाइम होते रहते हैं। टाइम टू टाइम इसके ब्लिस्टर्स या इसके लक्षण टाइम टू टाइम दिखाई देते हैं। और इसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यह जब इनएक्टिव स्टेज में होता है तो इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और यह वहीं न्यूरॉन्स के अंदर जाके छुपा हुआ रहता है। अब ये मैंने बात की अभी यहाँ पे टाइप 1 की। अब जो टाइप 2 HSV होता है, उसे हम जेनाइटल herpes के नाम से भी जानते हैं। जेनाइटल herpes जो होता है, वह असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। क्योंकि जिस प्रकार से टाइप 1 में जो herpes सिम्प्लेक्स का वायरस सलाइवा के थ्रू फैलता था, उसी प्रकार से टाइप 2 में जेनाइटल फ्लूइड जो होता है, जैसे मेल्स में सीमेन के थ्रू, सीमेन में यह वायरस पाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो रेक्टम, जो लैट्रिन वाली जगह होती है, जिसको हम एनस बोलते हैं, वहाँ के फ्लूइड में भी यह वायरस पाया जा सकता है। और फीमेल्स में जो वेजाइनल फ्लूइड होता है, जो योनि मार्ग का जो तरल पदार्थ होता है, उसमें यह ग्रो करता है। तो इस प्रकार से असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह फैलता है। जो टाइप 1 HSV होता है, जिसको हम ओरल herpes कहते हैं, यह ज़्यादातर मुंह में या मुंह के आसपास ही रहता है। लेकिन कभी कभी टाइप 1 जो है जेनाइटल ऑर्गन्स में भी इसका संक्रमण देखा गया है। लेकिन जो टाइप 2 herpes सिम्प्लेक्स होता है, वह उसे हम जेनाइटल herpes कहते हैं और उसका इन्फेक्शन जो है जेनाइटल रीजन्स पे ही रहता है। जननांगों में या प्राइवेट पार्ट्स में ही उसका इन्फेक्शन रहता है और वहीं पे ब्लिस्टर्स या घाव जैसे वहाँ पे बन जाते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमन सिम्प्लेक्स herpes सिम्प्लेक्स वायरस जो है, वह जब एक बार इन्फेक्टेड हो जाता है व्यक्ति उससे, तो वह लाइफ लॉन्ग फिर उससे संक्रमित ही रहता है। तो उसकी दो स्टेज होती हैं, एक एक्टिव स्टेज होती है, एक इनएक्टिव स्टेज होती है। एक्टिव स्टेज में लक्षण आ जाते हैं और इनएक्टिव स्टेज में जो वायरस होता है वो लेटेंट स्टेज में बॉडी के अंदर छुपा हुआ रहता है। तो इसकी रिकरेंसी किस प्रकार से होती है कि जब व्यक्ति में, जैसे कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड हो गया है herpes सिम्प्लेक्स से, तो इसमें यदि किसी समय उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है या उसे बुखार है, तो यह इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में आ सकता है। इसी प्रकार से सन एक्सपोजर्स के द्वारा भी यह एक्टिव स्टेज में आ जाता है। महिलाओं में जब पीरियड्स का टाइम होता है, मेंसेस जब होते हैं, तो उस टाइम पे यह एक्टिव हो सकता है, अपने सिम्टम्स दिखा सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, तो चोट लगने की वजह से जो ब्लड का रिसाव होता है, उसकी उस टाइम पे यह एक्टिव स्टेज में आ सकता है, अपने सिम्टम्स दिखा सकता है। और इसी प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति की जब सर्जरी होती है, उसको पहले कभी herpes सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन हुआ है, तो सर्जरी के बाद में वह एक्टिव स्टेज में आ सकता है। और यदि कोई व्यक्ति भावुक है, जैसे किसी को मतलब कोई डिप्रेशन है या किसी को कोई सदमा लगा है, इमोशनली भावनात्मक रूप से अगर कोई टेंशन में है, तो उसमें यह वायरस जो है एक्टिव हो सकता है, यदि वह पहले से संक्रमित है तब।
अब हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षणों में क्या होता है, जनरली ह्यूमन सिंप्लेक्स का यदि इन्फेक्शन है तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर कोई सिम्टम्स आए। यदि सिम्टम्स नहीं आते हैं तो उसके फिर कोई ट्रीटमेंट की ऐसी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो गया है तो सिम्टम्स ना होते हुए भी वह अपने इस संक्रमण को एक व्यक्ति अपने से दूसरे व्यक्ति को सलाइवा के थ्रू या असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा फैलाने में पूरी तरीके से कैपेबल होता है, सक्षम होता है। सिम्टम्स में क्या होते हैं कि जैसे मैंने बताया कि जो ब्लिस्टर्स होते हैं, जो घाव बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा दर्द वाले होते हैं। उनके अंदर फ्लूइड पानी जैसा भरा हुआ होता है, उनमें जलन हो सकती है। सेंसिटिव टू टच, मतलब उसमें टच करने से भी बहुत ज़्यादा पेन पेशेंट को हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को नया इन्फेक्शन हुआ है तो नए इन्फेक्शन में क्या होता है कि जनरली 10 से 12 दिन के बाद में उसमें कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे बुखार हो सकता है, बुखार के साथ साथ में उसको चबाने में, खाने में दिक्कत हो सकती है। बॉडी एक उसको हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है बुखार के साथ साथ में। और जहाँ पर उसको इन्फेक्शन है या जहाँ पर उसके घाव बन गए, ब्लिस्टर्स जहाँ पे बन गए हैं, उधर साइड के लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ सकती है। अब हम बात करेंगे कि इससे हम बच कैसे सकते हैं, इसका प्रिकॉशंस क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि किस प्रकार से फैलता है, तो यदि उन कारणों को ही हम हटा दें तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे मल्टीपल पार्टनर ना बनाएं, असुरक्षित यौन संबंधों को ना करें। और यदि किसी व्यक्ति के, यदि आपका पार्टनर जो है इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है तो आप उसके साथ में किस ना करें। और जो अपने जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं, वो शेयर ना करें। क्योंकि जैसे एक ही चम्मच से यदि इन्फेक्टेड पर्सन भी खाना खाता है, उसी से कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति भी खाएगा तो जो सलाइवा उसमें लगता है स्पून में, तो उसके द्वारा भी यह दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। इसी प्रकार से यदि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं तो प्रिकॉशंस जरूर लें, कंडोम्स का इस्तेमाल जरूर करें। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, कि इसकी हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे कि यह हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का ही इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को हर्पीस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन हुआ है, उसमें मतलब कोई ब्लिस्टर्स या ऐसे फफोले जैसे बन गए हैं, तो उस व्यक्ति के इन फफोलों से या जो घाव वाली जगह होती है वहाँ से एक स्वैब लिया जाता है और उसे लैब में वायरस कल्चर के लिए भेजा जाता है। जिसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं उसको ग्रो किया जाता है और उसमें जो वायरस है उसकी पहचान की जाती है, आइडेंटिफाइड किया जाता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका कि इसी स्वैब से जो हमने सैंपल लिया है उसका हम पीसीआर टेस्ट करवाते हैं और पीसीआर टेस्ट में जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी जांच की जाती है। अच्छा, अब यदि किसी व्यक्ति को कोई घाव नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, कोई घाव नहीं है या रिकरेंसी होती है, तो उस व्यक्ति में क्या किया जाता है, ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं, एंटीबॉडीज़ का पता लगाते हैं। क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी ब्लड के अंदर, वो कुछ इस प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जो वायरस से लड़ने के लिए बनती हैं। तो यदि किसी को हर्पीस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर डेफिनेटली एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो उस एंटीबॉडीज़ की पहचान की जाती है कि किस प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनी हैं, ताकि हम हर्पीस सिम्प्लेक्स का पता लगा सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके इलाज की, कि इसका इलाज क्या है। क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं तो मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में ही बता पाऊंगा। एलोपैथिक इलाज जो है वो थोड़ा सा अलग मैटर होता है। वैसे दूसरी पैथीज में हर्पीस सिम्प्लेक्स का कोई ऐसा डेफिनेट इलाज नहीं होता है और यही माना जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि एक बार जब इसका इन्फेक्शन हो जाए इस वायरस का, तो यह एक्टिव या इनएक्टिव स्टेज में बॉडी के अंदर लाइफ टाइम रहता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मेरे अनुसार होम्योपैथी में हर्पीस सिम्प्लेक्स के वायरस को हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, जेनेटिक रूप से इसे हम मिटा सकते हैं, बॉडी से हटा सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है कि इसका इलाज कुछ डिफरेंट टाइप से किया जाता है। क्योंकि मैंने कहा कि यह जो दिक्कत है, यह एक तो भावनात्मक रूप से भी दिक्कत होती है। इसमें पेशेंट में यदि हर्पीस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन है और वो भावुक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो उसमें इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से इंजरी, चोट की वजह से, मतलब जो भी कारण है, उन सारे कारणों को हम होम्योपैथी में लेते हैं। और उस टाइम पे जब इसका इन्फेक्शन होगा, उस टाइम पे पेशेंट्स की मनोदशा क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, तो उन लक्षणों को भी साथ में लेकर जो इसका इलाज हम किसी मेडिसिन के द्वारा करते हैं, तो उससे यह डेफिनेटली 100% तक यह बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कुछ मेडिसिन का नाम लूँगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेडिसिन का नाम लिया और आप जाके लेके उनको खाने लगे, उससे आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन हैं उदाहरण के लिए कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी किस प्रकार से इसमें काम करती है। हर्पीस सिम्प्लेक्स के लिए एक मेडिसिन आती है रस्टॉक्स, स्पेलिंग मैं लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यह बहुत अच्छी मेडिसिन है इस हर्पीस सिम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करती है। यदि
पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है हर्पीज सिम्प्लेक्स के इन्फेक्शन के साथ साथ में, उसको फीवर है, बुखार है, और उसके साथ साथ में उसे यदि कोई रूमेटिक प्रॉब्लम्स है, मतलब उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, हर्पीज सिम्प्लेक्स के साथ साथ में हड्डियों में की भी दिक्कत है, तो इस प्रकार के मामलों में रशटॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। इसी प्रकार से यदि जेनाइटल हर्पीज है और पेशेंट्स के में जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, पेशाब की दिक्कत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, जो ब्लिस्टर्स वहाँ पे बन गए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है, जलन है, तो इस प्रकार की हर्पीज में कैंथेरिस बहुत अच्छा काम करती है। और इसी प्रकार से यदि ब्लिस्टर्स इस प्रकार के, चाहे वो जेनाइटल हर्पीज हो चाहे ओरल हर्पीज हो, तो उसमें ब्लिस्टर्स इस प्रकार के को उसमें मवाद बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसमें से मवाद का डिस्चार्ज हो रहा है जो कि येलो या ग्रीनिश कलर का, उसके साथ ही ऑफेंसिवनेस उसमें बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार की कंडीशंस में मर्क सॉल्ट बहुत अच्छा काम करती है। और इसी प्रकार से यदि चोट लगने के बाद में हर्पीज सिम्प्लेक्स का एक्सपोजर हुआ है, तो इसमें आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। वैसे आर्निका के पेशेंट्स को टच करने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसमें जो हर्पीज के जो दाने होते हैं, यदि पेशेंट्स इतना ज़्यादा डर गए कि कहीं उसके कोई समीप ना आ जाए, उसे कोई टच ना कर दे, इस प्रकार का उसमें भय है, तो आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। इसी प्रकार से यदि हर्पीज सिम्प्लेक्स की जो सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे पेन है तो वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और जो ब्लिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अचानक से हुए हैं, बहुत ज़्यादा जलन वाले हैं, उसके आसपास की जो स्किन है बहुत ज़्यादा रेडिश हो गई है, स्वेलिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हीट वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल गई है, अन्य बॉडी की अपेक्षा वहाँ पे छूने पे हीट हमको बहुत ज़्यादा मिली, गर्माहट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार का हर्पीज सिम्प्लेक्स में बेलाडोना 99% तक इस प्रकार के केसेस को ठीक करने में सक्षम है, बिल्कुल जड़ से ठीक कर देती है। इसी प्रकार से यदि हर्पीज में जलन बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत है, और पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जहाँ भी अगर पानी लग जाता है घाव में तो वो बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है, तो इस प्रकार के हर्पीज में सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट क्या आता है होम्योपैथी में। यदि आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत हो, आप मुझसे कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कोई क्वेरीज है, हेल्थ से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन का जो लिंक होता है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बात की हर्पीज सिम्प्लेक्स के बारे में, फिर किसी नए दिन में किसी नए सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको लगी हो कि हाँ कुछ अच्छा बताया है, तो मेरे इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।